हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द बारा ओवरसीज। और आज हम चर्चा करने जाने वाले हैं स्मार्टफोन के बारे में नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन सारा लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। बहुत सारी चीजें स्मार्ट एआई वगैरह चीजें आ चुकी है, लेकिन क्या दोस्तों आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हो? जो एक्चुअल में बिजनेस में जो यूटिलाइजेशन होता है उसमें आप स्मार्ट फीचर्स कब ऐड करने जा रहे हैं? जो बिजनेस की नींव है कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या आपने कभी उनके बारे में जाना कि क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? ये कोई आने वाला भविष्य का वीडियो नहीं है कि ये चीज आएगा। आज की डेट में कैसे एप्लीकेशन में लाया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और दुनिया भर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टेबल कॉइन्स में काम होने शुरू हो गए हैं B2B ट्रेड में, लेकिन ये स्टार्टअप्स को पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो सीधा शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि करंट बिजनेस की जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसमें क्या कमी है जिनके कारण एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को या इवन डोमेस्टिक बिजनेसमैन को काफी लॉस या परेशानी फेस करनी पड़ रही है। और क्या ये ऐसा सिनारियो है या सिस्टम है जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व करने जा रहा है? तो आपको पहले करंट प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो आगे जो मैं ये बिजनेस पर डिस्कस करने जाने वाला हूं दोस्तों, थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपने हमारे बेसिक 1 to 20 वीडियो सीरीज नहीं देखे हैं। पुराने जो ब्लॉकचेन के वीडियोस मैंने अपडेट किए हैं वो अगर नहीं देखें तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल सकती है, आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि करंट जो सिस्टम है जहां पर बाइंग सेलिंग होती है और खास करके पेमेंट का आदान प्रदान होता है, खास करके बड़े ट्रेड में B2B में, उसमें बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि अगर पहले लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल पे मोस्ट ऑफ द बायर प्रीफर करते हैं कि उनको उधारी में चाहिए, खास करके B2B की ट्रेड अगर हम बात करें तो। अब उधारी में अगर हम उनको सप्लाई कर देते हैं तो ट्रेड करने से पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग जगह पे पेपर पड़ा है और आपका जो ट्रेड है वो अलग जगह पे रियल टाइम पे हो रहा है। मान के चलिए कि उसमें जो सप्लायर है वो उनके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करे तो ये बाद में पता चलता है। उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक नॉन लिविंग थिंग है जो एक पेपर के फॉर्म में पड़ा है और वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है रियल टाइम पे, राइट? ये सादा कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो सिंपल पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है सप्लायर या बायर की तरफ से, तो बाद में जो है लीगल ज्यूरिसडिक्शन में यानी कि कोर्ट पे उसका केस किया जा सकता है, और उसमें काफी समय लग जाता है न्याय मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक रियल टाइम पे जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल किए जा रहे हैं कि नहीं, उसकी रियल ट्रैकिंग मैकेनिज्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो LC में पैसा पहले फ्रीज किया जाता है, उसी तरीके से यहां पर फंड्स जो है वो पहले फ्रीज कराए जा सकते हैं बायर की तरफ से, ताकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत देश पे और इवन एक ग्लोबल लेवल पे, राइट, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है कि उधारी में सप्लाई कर दिया, फिर बार बार उनसे कॉल करना पड़ रहा है, वो टाइमली पेमेंट करते ही नहीं है। तो उसी तरीके से राइट LC में होता है कि LC में तो चलो एक उनका फंड्स फ्रीज करा गया है इंटरनेशनल ट्रेड में, और LC एक्सपायरी से पहले द फंड्स हैज टू बी रिलीज्ड, ठीक है। इसके लिए काफी सारे स्टार्टअप्स प्रीफर करते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में आए ताकि और सिक्योर तरीके से बिजनेस कर पाए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में भी राइट, खास करके B2B में बहुत सारे एरियाज पे उधारी है, और ऐसा नहीं है कि केवल फंड फ्रीज हो गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि नॉर्मल जो सादा कॉन्ट्रैक्ट है
अगर नॉर्मल टर्म्स की हम बात करें तो उस सादा कॉन्ट्रैक्ट में कोई करेंसी बैकिंग नहीं होती, मतलब फ्रीज नहीं होती। वो केवल हमने ऑन पेपर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो सारे फंड्स फ्रीज किया जा सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी सस्ता होता है एज कंपेयर टू फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जहां पर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाती है, खास करके एलसी की अगर हम बात करें तो एलसी में इनवॉइस वैल्यू के तकरीबन 1% या 1.5% तक की एडिशनल कॉस्ट, बैंकिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि उसके सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन लगभग आपको 0.1% या उससे भी कम अमाउंट में आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है। तो जितनी आपकी कॉस्ट बचती है उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, या फिर आप उतने बायर को सस्ते में रेट दे सकते हो, यू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो आगे हमको यही सारी चीजें समझनी है। तो डोमेस्टिक तो हम जानते ही है कि उसमें काफी सारे फ्लॉज है, लेकिन एक्सपोर्ट लेवल की सबसे सेफेस्ट हम लेते हैं, जैसे कि एलसी। अगर हम एलसी की बात करें, राइट, तो खास करके जो यूसीपी के नियम है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, वो क्या बताता है कि बैंक्स ओनली डील विद द डॉक्यूमेंट्स बट नॉट विद द गुड्स। यानी कि बैंक जो है उनको डॉक्यूमेंट से ही लेना देना है, प्रोडक्ट से नहीं है। तो आपने इतना खर्चा करके एलसी किया, एलसी के ऊपर भरोसा किया, लेकिन एलसी भी एकदम से फुल प्रूफ नहीं है। उसको भी फुल प्रूफ बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स है। अब होता क्या है कि बैंक कभी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने जाता ही नहीं पोर्ट पे, ठीक है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है बैंक का। सो डॉक्यूमेंट्री पार्ट जो है उनको सिक्योर रखना पड़ता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई थर्ड पार्टी एजेंसी, जो इंस्पेक्शन एजेंसी है, उसका सर्टिफिकेट रख सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन एजेंसी है वो बेसिक केवल वेरिफिकेशन का प्रमाण देती है। उसमें बहुत सारी एजेंसी तो केवल सैंपल के ऊपर से ही सर्टिफिकेट निकाल देती है। तो उस केस में, राइट, एलसी होने के बावजूद भी, सारे पेपर सही होने के बावजूद भी देयर आर चांसेस कि उसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं है। बैंक्स जो है वो काफी स्लो होते हैं। आपने देखा होगा, खास करके अगर आप नियर बाई एरिया पे ट्रेड करते हैं या बाई एयर शिपमेंट करते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट काफी स्लो पहुंचते हैं, सामान पहले पहुंच जाता है, तो बायर को डैमेज पे करना पड़ता है, राइट। तो ये एक समस्या है करंटली। अब अगर हम एयर शिपमेंट की बात करें तो एयर शिपमेंट में जो एयरवे बिल बनता है वो तो कभी नॉन नेगोशिएबल बनता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आपका एयरवे बिल बना उसमें जो अपने पार्टी का नाम लिखा, चाहे उन्होंने पेमेंट दिया हो कि ना दिया हो, वो प्रोडक्ट को छुड़वा सकता है। तो ये तो कितना बड़ा रिस्क हो गया। एयर शिपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए, लेकिन यहां पर उनका जो एयरवे बिल है वो सिक्योर्ड नहीं है। बिल ऑफ लेडिंग जरूर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप नॉन नेगोशिएबल बना सकते हो, यानी कि टू ऑर्डर ऑफ बैंक बनता है, लेकिन एयर शिपमेंट में फैसिलिटेशन कहां है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये फैसिलिटेशन आपका अवेलेबल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में केवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्कआउट नहीं होता, डॉक्यूमेंट के साथ साथ कंपनी का रियल प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, उसकी टाइम स्टैम्प, उसकी ट्रैकिंग, उसकी वीडियो के फुटेज और लाइव वीडियो कॉल, जैसे कि बहुत सारा है, इंस्पेक्शन वीडियोस, टाइम स्टैम्प वैलिडेशन, जियो लोकेशन, राइट, डाटाबेस का अपडेट, प्रोडक्ट का पैकेजिंग का अपडेट, और सारी रियल टाइम ट्रैकिंग, रियल टाइम वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीजें, वीडियोस खास करके, ये तो एलसी में आप ऐड नहीं कर सकते। आप एलसी में कभी ऐसा बता सकते हैं कि बायर को कंटेनर जो वहां पर पहुंच गया विदेशी कंट्री में, तो उनको कंटेनर का सील ओपनिंग का वीडियो देना पड़ेगा। ये क्या बाध्य कर सकते हो रूल में? एलसी में नहीं, राइट। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डिजाइन हो सकता है कि जिसमें आप उनको कंपेल कर सकते हो बायर को कि यू नीड टू शो, राइट, कंटेनर ओपनिंग वीडियो ऑन रियल टाइम, जहां पर आपका कंटेनर पहुंचता है, आपका सील जब ओपन होता है,
राइट, उस टाइम की पूरी फुटेज चाहिए या उस टाइम का पूरा वीडियो कॉल चाहिए। और वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारा रिकॉर्ड ऑन ब्लॉकचेन होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन में होता है, जो सभी लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं। बैंकिंग के सिस्टम को ट्रस्टलेस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अभी भी बैंक्स को एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा करना पड़ता है और वहां पर एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर। जैसे फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लेडिंग का वेरिफिकेशन करवाना है, तो एम्प्लॉय को आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द बैंक राइट के एम्प्लॉयज चेक करते हैं शिपिंग लाइन के साइट में, वो एंटर करते हैं कि ये बीएल नंबर ट्रैक होता है कि नहीं, और फिर दे जस्ट टिक आउट कि नहीं ये बराबर है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं राइट कि ह्यूमन एरर की वजह से और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नेग्लिजेंस रहे, एम्प्लॉय ने उसको वैलिडेट नहीं किए या उसके रूल्स के अंदर नहीं आते उसका वैलिडेशन करना, उनके कारण एक्सपोर्टर को लॉस हुआ है। उसका मैंने आर्टिकल भी डाला है, हिडन ट्रूथ एंड सीक्रेट्स राइट ऑफ द एलसी, जो लोग जानते नहीं है। तो ब्लॉकचेन में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस सिस्टम को ट्रस्टलेस माना जाता है। ट्रस्टलेस मतलब कि ये ऐसे सिस्टम है जहां पर आपको एक दूसरों के ऊपर भरोसा करने का जरूरत नहीं, ये सिस्टम ही अपने आप में भरोसेमंद है राइट। इसके कारण इसको ट्रस्टलेस नाम दिया है। हालांकि मैं पूरा ये नहीं कहूंगा कि इट इज 100% एक्चुअली ट्रस्टलेस, कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता करना है, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग किया जा सके ये इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज आपका जो राइट ब्लॉकचेन सिस्टम है, तो उसमें शिपिंग लाइन भी धीरे धीरे सारे ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन आ रहे हैं, जिनके कारण जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है राइट वो चेन लिंक जैसे टोकन के थ्रू लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि जो भी रिकॉर्ड अपलोड किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा राइट कि इतना इतना वर्कआउट जो है हुआ है, फॉर एग्जांपल बीएल का डॉक्यूमेंटेशन, तो वो जो ट्रैकिंग है वो डायरेक्ट शिपिंग लाइन की साइट से जाके शिपिंग लाइन के ऑन रिकॉर्ड जाके, क्योंकि साइट भी राइट अगर वेब 2 में है तो वो हैक हो सकता है, वेब 3 है तो उसके लगभग हैक होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्पेस है वो खुद हम ओन करते हैं। वेब 2 में क्या होता है, हम स्पेस ओन नहीं करते, कहीं से हम सारी चीजें रेंट पे लेते हैं, किसी से डोमेन लिया, किसी से सर्वर स्पेस लिया। लेकिन वेब 3 में यू एक्चुअली ओन योर कंटेंट राइट बेसिकली। सो वेब 3 का स्पेस में जब सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड होता है तो उसको हैक करना मुश्किल है, क्योंकि इन पब्लिक यू कैन नॉट हैक ईच एंड एवरी कंप्यूटर, ईच एंड एवरी सिस्टम राइट। यू मे हैक 1 or 2 कंप्यूटर्स राइट, तो वो हैक करना बहुत मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटर वगैरह का सब बात हो रहा है, लेकिन वो हैक करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो बनेगा भी तो उसके सामने काउंटर में बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। ब्लॉकचेन अपने आप में स्ट्रॉन्ग आज की डेट पे भी है और बहुत सिक्योरिटी वाइज वो स्ट्रॉन्ग होता ही रह रहा है। कंपेयर टू अवर करंट बैंकिंग सिस्टम एंड अदर थिंग्स, ब्लॉकचेन इज 1000 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो खास करके जो भी बायर ने एस्क्रो फंड्स राइट फ्रीज कराया हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो तभी रिलीज होगा जब एक्सपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग अपलोड करेगा और वो बिल ऑफ लेडिंग ऑफिशियली शिपिंग अथॉरिटीज के थ्रू वैलिडेट हो। बैंक मोस्टली केवल आपका बीएल वैलिडेट करता है, अदर चीजें वैलिडेट नहीं कर पाता है। यहां पर तो अदर चीजें भी अच्छे तरीके से वैलिडेट होगी, केवल वैलिडेशन नहीं, लेकिन उसको एक सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने मार्केट में देखा होगा कि साइट्स क्लोन बन जाती है साइट की राइट, क्लोन सिमिलर जैसी वेबसाइट बन जाती है जहां पर बीएल भी ट्रैक किए जाते हैं। और होता क्या है कि जब भी सर्च करते हैं उस लाइन के बारे में तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में टॉप में फेक वेबसाइट आती है, तो वैलिडेशन करने वाला वहां पर क्लिक करके उस बीएल को ट्रैक करता है और वो होता है फेक, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए हिडन ट्रूथ ऑफ एलसी राइट। मैंने आर्टिकल में बहुत सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज डाले हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को एलसी में चैलेंजेस आई राइट, और उसको किस तरीके से सेफ तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसमें चैलेंज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी चैलेंज है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एलसी से पावरफुल है, उससे स्मूथ है, उससे सस्ता है,
उसे एग्जीक्यूट करना काफ़ी ईजी है। मेहनत है लेकिन अच्छा है, पावरफुल और फास्ट भी। तो ये सारी चीज़ें बैंक वैलिडेट नहीं करती इतनी एक्यूरेसी से, राइट। बैंक उसमें एरर कर जाती है। इसके कारण ब्लॉकचेन जो ऐसा सिनारियो है कि जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम हो सकता है और बहुत सारा स्कैम से बचा जा सकता है। खास करके हमारे सरकार ने जो डिजिटल रुपीज लॉन्च किया है उसका विजन भी ऐसा ही है, राइट, विद द प्रॉपर जियो लोकेशन टैगिंग। तो कितनी सारी चीजें हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड लोग कर रहा है, और ये दोस्तों आज के डेट पे अप्लाई हो चुका है। अब ये सोचिएगा नहीं कि भाई ये कब आएगा तब हम करेंगे, नहीं, आज से आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये नहीं सीख रहे हैं तो जब भी ये अप्लाई हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सिनारियो हो गया, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स बायर को बता रहे हैं कि चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि इससे 1 से 2% एडिशनल कॉस्ट आपकी बच जाती है, सारा बैंक ही निकल जाता है, बैंकिंग प्रोसेस। तो इतना पावरफुल ये सिस्टम है जो लोग अप्लाई कर रहा है, खास करके स्टेटस होल्डर ने तो बहुत सारा चीज इसमें काम करना शुरू कर दिया है। नए स्टार्टअप एक्सपोर्टर को पता ही नहीं है, नए स्टार्टअप एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे, लेकिन जो लोग ये जान के अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके 1 to 2%, राइट, और सस्ते दे पा रहे हैं बायर को, या और प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानते हैं, इसकी वैल्यू को जानते हैं, ठीक है। तो आगे मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन आप समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, पॉइंट्स भी बनाइएगा, बहुत सारा चीज है, आप नोट्स लेकर बैठिए, राइट। कीप ऑन राइटिंग द पॉइंट्स जो आपको ट्रिगर करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि एलसी तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उसके सामने, जहां पर 1-2% कॉस्ट आपका बढ़ जाता है बैंकिंग फीस वगैरह, जबकि यहां पर आपका जो है एकदम फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, राइट। कहीं पर बैंक में इधर उधर आना जाना नहीं, राइट। आपका जो है 0.1% या उससे लेस में आपका काम हो जाता है, आपकी इनवॉइस वैल्यू का लेस देन 0.1% में काम हो जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। अब फर्दर दोस्तों समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एक डिजिटल कोडिंग बेस्ड सिस्टम है, एक कोडिंग बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो ओपन सोर्स होता है, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ करने का ऐसा स्कोप नहीं रहता। दोनों पार्टी के सामने सारी ट्रांसपेरेंसी से चीजें एक सेट ऑफ कोड के माध्यम से रखी जाती है। इसमें जो फंड्स यूटिलाइजेशन होते हैं, आमतौर पे अभी तक ज्यादा जो यूज हो रहा है वो स्टेबल कॉइन्स यूज हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि केवल स्टेबल कॉइन से यूज हो। आज की टाइम पे इंडिया अपना करेंसी भी लॉन्च किया है, जैसे डिजिटल रूपी, चाइनीज का युआन करेंसी है, ठीक है। वो ऑन पब्लिक चेन नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेडेबल करेंसीज है वो भी। क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में नहीं है, इसके लिए वो सेंट्रलाइज करेंसी मानी जाती है, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, राइट, कंट्रोल कर रही है उन करेंसीज को, ये चीज है। जबकि डिसेंट्रलाइज करेंसी में जनता मालिक होती है। तो स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि स्टेबल कॉइन एक ऐसा कॉइन है कि जिनके भाव मार्केट रेट में, जैसे बिटकॉइन होता है ना, वो स्विंग होता है, कभी कभी बहुत ऊपर चला गया, कभी बहुत नीचे चला गया। तो स्टेबल कॉइन का भाव क्या है, स्टेबल रहता है। तो ये किसके साथ स्टेबल रहता है, तो जो करेंसी का आपने स्टेबल कॉइन बाय किया, जैसे मान के चलिए यूएस डॉलर, अभी के टाइम पे यूएसडीटी करके बहुत फेमस करेंसी है, स्टेबल कॉइन की बात अगर करें, राइट। तो वो करेंसी अगर आप ले लेते हैं, अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड करना है, प्रोडक्ट बाय करनी है, तो ये जो स्टेबल कॉइन है उसका भाव डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, डॉलर का रेट के हिसाब से पैरिंग होती है उनकी। तो लोग उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं वो इस वीडियो की वैल्यू को समझ पाएंगे, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि करंट जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितना स्लो है, कितना सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, राइट। आमतौर पे 48 आवर्स तो मिनिमम लग जाता है, अगर फंड्स ट्रांसफर भी किया तो भी बहुत सारी बार लेट हो जाता है यहां पर रिसीव होने के लिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपका दुनिया भर में कहीं पर भी है, मोबाइल में बैठे बैठे फोन से ही ट्रांसफर कर सकते हैं और आमतौर पे 5 से 7 मिनट में वो फंड्स आ जाता है। चाहे जितने भी लाखों करोड़ों डॉलर का हो, उसमें समय लगता ही नहीं है,
राइट। ये सबसे बड़ी राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक फैसिलिटेशन है जो दुनिया को मिली है। दोस्तों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पिछले साल तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर केवल स्टेबल कॉइन के थ्रू ट्रांसफर हुए। अब सोचिए दोस्तों कि कितना B2B में इनका मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को एक इजी चीज मिल रही है कि अपना वो B2B पेमेंट कहीं बैंक जाए बिना राइट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैठे बैठे जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, राइट। तो ये लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितना इजी है स्टेबल कॉइन को ट्रांसफर करना। ठीक है, उनके नेगेटिव साइड्स भी दुनिया में हुए कि आतंकवादी ने, टेररिस्ट ने उनको इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत आसान था ट्रांसफर करना राइट और रिसीव करना। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इकोसिस्टम को ये काफी बूस्ट दे रहा है और इनको काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत काम की चीज है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि ये स्टेबल कॉइन कैसे बनते हैं। तो क्या दोस्तों, आप समझिए कि अगर US डॉलर का स्टेबल कॉइन है तो आपको पता है कि USA बहुत बड़ा कर्जे से गुजर रहा है। तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका में कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है ये। तो ये जो कर्जा है अमेरिका के ऊपर, उनको कम करने के लिए उन लोगों ने स्टेबल कॉइन का जन्म करवाया। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या है कि जिन कंपनी को, बहुत सारी कंपनी है जो अमेरिका के डॉलर के स्टेबल कॉइन को लॉन्च किए हैं मार्केट में, तो ये कंपनियां क्या करती है कि अमेरिका का जो डेट का बिल है, क्योंकि अमेरिका को बहुत सारा पैसा चुकाना है, ठीक है, अब अमेरिका को जो पैसा चुकाना है वो जो अमाउंट है, अगर कोई कंपनी उसके जो चुकाने के जो पेंडिंग बिल्स है वो अगर बाई करती है तो वो उसके सामने स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर सकती है और उसमें अपना कमीशन रख के लोगों को बेच सकती है, सेल कर सकती है। सो वो स्टेबल कॉइन लोग खरीदता है और वो B2B ट्रांजैक्शन में यूज कर सकता है, या फिर उससे वो क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकता है, जैसे बिटकॉइन हो गया। ठीक है, तो बिटकॉइन का जो जन्म हुआ था, देखिए स्टेबल कॉइन को समझने के लिए आपको बिटकॉइन का भी थोड़ा समझना पड़ेगा और किस तरीके से अमेरिका ने उनको कैपिटलाइज किया ये समझना पड़ेगा, तब जाके ये आप सारी चीजें जान पाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि इंडिया में उनकी लीगलिटी में क्यों इश्यू है, कैसे सारा चीज सॉल्व आउट हो रहा है, किया जा सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों समझनी जरूरी है और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आएगा, राइट। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो बिटकॉइन का जब जन्म हुआ था तो बिटकॉइन का एक सप्लाई फिक्स था, 21 मिलियन सप्लाई। तो आमतौर पे ये विजन था कि हर ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन यूज को, यानी कि छोटा मोटा भी अगर किसी को बिस्किट भी लेना हो, चिप्स भी लेना हो, तो बिटकॉइन से आदान प्रदान हो। लेकिन बिटकॉइन क्योंकि पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर वर्कआउट करता है, इनके कारण इनका हिसाब हर जगह जाना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो काफी स्लो हो जाता है। आपका यूपीआई जितना फास्ट नहीं होता, यूपीआई एकदम फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन का जो हिसाब है वो हर जगह नहीं जाता, सेंट्रलाइज सिस्टम में जाता है और वर्कआउट हो जाता है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि हर कोई कंप्यूटर में, राइट, हर कोई इकोसिस्टम में ये आपका जो है एक बिस्किट परचेस है उसकी एंट्री होती है, राइट। इसके कारण क्या है कि उसको वैलिडेशन होने में समय लगता है, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं बन पाया आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी कि लोग उसको इतना ज्यादा यूज कर पाए जितना ज्यादा यूपीआई यूज होता है या डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज होता है, वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन बिटकॉइन का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था, जिनको दुनिया ने पसंद किया, कि वो कॉइन एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था? एनर्जी के ऊपर। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई, हर एक चीज एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड होती है, क्योंकि एनर्जी के बिना थोड़ी काम होता है। अगर आपकी करेंसी भी प्रिंट होती है, राइट, चाहे रुपया है, डॉलर है, तो सारी एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। और इसके लिए प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि सारी जो है शक्ति, एनर्जी कृष्ण से आती है। बहुत अच्छा श्लोका है, ना केवलम में भवतास चाराजन सावै बलम बलीनाम चापरेशाम परे अवरे स्थिर जनगमये ब्रह्मादेनो वशिम प्रणीता।
गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भागवतम भी बताता है कि गोल्ड जैसी करेंसी होनी चाहिए जो लिमिटेड हो सप्लाई में, अनलिमिटेड का कोई फायदा नहीं। लेकिन दोस्तों अब यूं समझिए कि एनर्जी और हमारी करेंसी का कोई पैरिंग नहीं है। मान के चलिए कि अगर 1000 वॉट यूनिट लगता है 1 लाख नोट छापने के लिए, तो लगभग उतना ही एनर्जी कंजम्पशन यूज करके हम 2 लाख नोट भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो डॉलर का सिनारियो क्या हुआ कि डॉलर इतना सफल क्यों बन पाया? क्योंकि डॉलर ने एक नियम बनाया था कि आप सोना हमको दीजिए, गोल्ड हमको दीजिए, उसके सामने हम आपको एक रिसीट देंगे डॉलर के फॉर्म में, जो आप ट्रेड करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि सोना से ट्रेड करने में मुश्किल होती थी। आप सोना की ईंट लेके, सिक्के लेके कहां जाएंगे? ठीक है, तो दुनिया भर ने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, डॉलर को, सोना को जमा करा दिया जाए और हम डॉलर लेते हैं और उससे राइट दुनिया भर की चीजें, क्रूड, पेट्रोल, सारी चीजें बाई कर सकते हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ। लेकिन समय जाते जाते राइट बहुत बड़ी चीटिंग हो गई पूरे दुनिया में, राइट, यूएसए के द्वारा, कि उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया और बता दिया कि अब आप अगर हमको डॉलर देंगे तो आपको रिटर्न में जो आपका जमा किया गया सोना है वो नहीं मिलेगा, राइट। और उन्होंने बड़ी बड़ी जो तेल की कंपनियां थी, कंट्रियां थी, राइट, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो डॉलर के बिना ट्रेड करेंगे नहीं दूसरी करेंसी में, तो सबको डॉलर रखना पड़ा और डॉलर से इसी तरीके से मार्केट में आया। यानी कि अमेरिका अभी इस स्थिति में आ चुका है कि वो जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर सकता है और लोग अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाएगा। ये परिस्थिति उन्होंने बना दी है अपने आप को। तो अभी जो कर्जा है 37 ट्रिलियन डॉलर का, वो अमेरिका डॉलर अपने आप ही प्रिंट करके भर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनसे, उनके देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई बहुत बढ़, ऑलरेडी बढ़ रही है वहां पर अमेरिका में। अमेरिका में कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो रहा है, राइट। अमेरिका में भी अपनी जो है एक आईटी सेक्टर को, का इकोसिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कहां है वहां पर? कुछ नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है अमेरिका बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक तरीके से तबाह कर दिया, राइट, ये डॉलर के प्राइसिंग के कारण, ये सारी चीजों को लेके। तो चीजें इतनी महंगी हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग वहां पर करना प्रैक्टिकल हो नहीं पाया। तो अभी क्या करना चाह रहे हैं वो, उनका स्ट्रैटेजी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्टेबल कॉइन यूज करे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करे। लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिका ये भी चाह रहा है कि उनकी बैंकिंग जो है वो भी बंद ना हो, क्योंकि बैंकिंग की नींव अमेरिका ने रखी है, राइट। अगर उनके बैंकिंग भी क्रैश होने लगे तो 2008 की मंदी की तरह हो जाएगा अमेरिका वापिस, तो वो भी नहीं चाह रहा है, राइट। तो वो स्टेबल कॉइन को लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि स्टेबल कॉइन जो है वो बैंकिंग के रूल्स को बाईपास कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक करंट बैंक रूल ये है कि आप डॉलर को 1 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, आरबीआई आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन स्टेबल कॉइन आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, सालों तक आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, क्योंकि वो डॉलर के एक्चुअल रूल से राइट डिफर है और उसका अलग से नाम है यूएसडीटी, राइट, अलग नाम रख दिया कंपनी ने, लेकिन वो एक्चुअली बैक्ड बाय डॉलर ही है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो बिटकॉइन मैं आपको बता रहा हूं एनर्जी बेस्ड है, उसका मतलब क्या है कि इसकी एक मापदंड होती है कि इतनी एनर्जी यूज हुई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और इसके सामने इतना कॉइन का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ। हालांकि ट्रांजैक्शन इज 21 मिलियन सप्लाई फिक्स, राइट, लेकिन जो आदान प्रदान होता है बिटकॉइन से, राइट, उसके लिए जो वैलिडेशन करना पड़ता है, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। माइनिंग में जो एनर्जी कंजम्पशन होती है उसकी एक वैल्यू है कि इतनी एनर्जी कंजम्पशन हुई, उतने सामने इतने ही माइन्स हुए, उतने सामने इतने ही कॉइन निकले। वो सिस्टम फिक्स है, बैंक की तरह नहीं है, या आरबीआई की तरह नहीं है, या फिर किसी भी फिएट करेंसी की तरह नहीं है कि एक स्विच दबा दिया और जितने भी नोट छापना चाहो छाप लो। ऐसा नहीं है। बिटकॉइन आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसको कोई हैक करे और उसके रूल्स रेगुलेशन कोडिंग के चेंज करे, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट बताया जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन ऑन अ मैकेनिज्म साइड बिटकॉइन राइट इज वेरी गुड, राइट, एज कंपेयर टू फिएट करेंसी। लेकिन हमको बिटकॉइन में नहीं जाना क्योंकि उसके भाव उतार चढ़ाव होते हैं, राइट, उतार चढ़ाव होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से होता है। लोग उस पर सट्टा कर रहे हैं, लोग उसको ट्रेड के लिए नहीं यूज कर रहे। ट्रेड के लिए जो यूज हो रहा है वो स्टेबल कॉइन यूज हो रहा है।
इसके लिए हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो स्टेबल कॉइन यूज। स्टेबल कॉइन है इंडिया का जो अपना डिजिटल रुपी है, राइट, चाइना का डिजिटल युआन है। ये सारा जो राइट वर्कआउट है, ये सारा का सारा स्टेबल कॉइन के राह पे आ रहा है और ये हम यूटिलाइज करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो आई होप कि आप ये चीज़ को थोड़ा समझ पा रहे हैं। अब दुनिया भर की जो सरकारें हैं, उनके इकोनॉमिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो समझ तो रहे हैं कि ब्लॉकचेन एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बेस्ट है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करना चाहते बिटकॉइन को या फिर यूएसडीटी को, मोस्ट ऑफ द कंट्री। और इंडिया का क्या स्टैंड है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्योंकि बिटकॉइन इनिशियली जब लॉन्च हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि इसको किस तरीके से बाई किया जाएगा। तो अमेरिका ने सारे एक्सचेंजेस के साथ मिलके, राइट, उसको बाई करने के लिए यूएसडीटी जैसा कॉइन बनाया, राइट। ना केवल यूएसडीटी जैसा कॉइन, लेकिन सारी जो इकोसिस्टम होती है, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास एक्सचेंज है जिसके थ्रू लोग बिटकॉइन बाई सेल कर पाए, तो उस एक्सचेंज का जो इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसके लिए जो फैसिलिटेशन सर्विस चाहिए, वो सारी अमेरिका ने देना शुरू की। तो ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज का जो मार्केट निकला दुनिया भर में, उसमें अमेरिका ने उसको सबसे पहले कैपिटलाइज कर लिया, राइट। इंडिया ने तो वहां तक पहले देखा ही नहीं था, उससे पहले अमेरिका ने कैपिटलाइज कर दिया। चाइना भी कैपिटलाइज करने में काफी पीछे रहा, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इसमें अमेरिका घुस चुका है। अगर बिटकॉइन को बढ़ावा दिया जाएगा तो बिटकॉइन को खरीदने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले स्टेबल कॉइन खरीदेगा, स्टेबल कॉइन से बिटकॉइन खरीदेगा, मतलब कि अल्टीमेटली आपने वो पैसा जो अमेरिका ने कर्जा लिया था उसको भरने में आप मदद कर रहे हो, राइट। इसलिए चाइना ने ये विजन देखा और तुरंत ही अपने देश में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग को बैन कर दिया, बिल्कुल। हालांकि बैन करने के बाद उन्होंने ये खास बताया कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए हम डिजिटल युआन को लॉन्च कर रहे हैं, राइट। और इतना मास्टर स्ट्रोक डिजिटल युआन ने खेला है चाइना ने कि यूएसडीटी जो आज खास करके स्टेबल कॉइन है यूएस डॉलर्स के, उनको तकलीफ आ गई। क्यों तकलीफ आ गई? क्योंकि जब आप स्टेबल कॉइन बाई करते हैं अमेरिका के, राइट, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, राइट। देखिए दोस्तों, दोनों चीज अलग है। इंटरेस्ट अलग होता है रिसीव करना, और स्टैकिंग रिवॉर्ड अलग होता है। स्टैकिंग में आप अपना कॉइन एक रिस्क में डालते हो, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसका आपको पैसा मिलता है, वो अलग है। इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली, राइट, इंस्टीट्यूशंस देती है, ऑथोरिटीज देती है। तो युआन जो है एक ऐसा करेंसी आया जिन्होंने इंटरेस्ट देना शुरू किया, यानी कि लोग युआन को होल्ड करके भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो दुनिया भर के लोगों ने युआन को बाई करना शुरू किया, तो ये डायरेक्ट कंपटीटर बन गया यूएस डॉलर के स्टेबल कॉइन का। यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन इंटरेस्ट नहीं देना चाह रहा, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो देना शुरू करेगा तो कोई बैंक जाएगा ही नहीं, राइट। और कोई बैंक जाएगा नहीं तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अमेरिका बैंक को भी बचाना चाह रहा है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कैपिटलाइज करना चाह रहा है। दोनों जगह पे वो कोशिश कर रहा है, राइट, वर्कआउट करने के लिए। और अमेरिका बैंकों को क्यों बचाना चाह रहा है? क्योंकि आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा ट्रेड यूएस डॉलर में हो रहा है और बैंक्स के पास डॉलर की रिजर्व करेंसी है तकरीबन 65% के आसपास आज की डेट में भी। तो अगर बैंक उठना शुरू हो गया, कोलैप्स होना शुरू हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस डॉलर का होगा और अमेरिका का होगा। किसी भी देश जिनके पास डॉलर की होल्डिंग ज़्यादा है, उनके बैंक्स अगर कोलैप्स हुए तो डॉलर की रेट डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो बैंक को डॉलर सेल करना पड़ेगा, मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएगा तो सप्लाई डॉलर की और भी बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर अमेरिका अपना डॉलर का वर्चस्व, अपना वजूद टॉप पे रहे, उसके लिए पूरा कोशिश कर रहा है। अब इसमें भारत क्या कर रहा है, राइट? तो इंडिया ने भी ये चीज़ को देखा कि अरे भाई, दुनिया भर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना शुरू हो चुका है, राइट। हमको ना कहे भी लोग ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो बेहतर यह है कि हम टैक्स ले ले, राइट। क्योंकि अगर टैक्स ही नहीं लेंगे तो दुनिया भर में लोग जो है B2B ट्रांजैक्शन करेगा ही लोग स्टेबल कॉइन से, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हो चुका है। इस साल उससे 2-3 गुना और हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, सरकार ने कहा कि भाई कम से कम हम टैक्स तो लेना शुरू कर दे,
राइट। तो ये राइट यहां पर सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया कि टैक्स लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो बैन नहीं किया हमारे सरकार ने, राइट, हमारे सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लॉन्च किया। यानी कि इंडिया में आप स्टेबल कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन में कर सकते हैं, एक्सचेंज में वर्कआउट कर सकते हैं, B2B में कर सकते हैं, सब कुछ क्रिप्टो में लीगल है, लेकिन सब्जेक्ट टू टैक्स है। यानी कि टैक्स क्या है? 30% टैक्स है। कितना टैक्स है? 30% टैक्स प्रॉफिट के ऊपर है, समझना। क्रिप्टो करेंसी भारत देश में लीगल टेंडर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ले दे नहीं सकते, ये समझना दोस्तों। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि जो INR है, जो हमारा लीगल टेंडर है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो आप रिसीव करने से ना नहीं बोल सकते। आपकी प्रोडक्ट्स अगर कोई INR में खरीद में आ रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि INR लीगल टेंडर है। आप ये मना नहीं कर सकते कि INR में नहीं लूंगा, मुझे बिटकॉइन ही दो या अदर क्रिप्टो करेंसी दो, ऐसा आप बाध्य नहीं कर सकते, राइट। आपको INR तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, क्रिप्टो अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अगर आपको क्रिप्टो की कोई भी करेंसी अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप ले सकते हैं, और उसके सामने भी आप अपनी सेवाएं, प्रोडक्ट, सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी करेंसी को यूज करना उस देश का लीगल टेंडर होना जरूरी नहीं है, ये समझना। लीगल टेंडर जरूरी नहीं है, लेकिन जो टैक्स कंप्लायंसेस है वो फॉलो करना जरूरी होता है, तब जाके ट्रांजैक्शन होता है लीगल। तो ये लीगलिटी की सबसे पहले बेसिक्स आप समझिए। अब यहां पर आपने क्रिप्टो पूरा का पूरा रिसीव कर लिया, दैट मीन्स 100% प्रॉफिट आपका माना जाएगा, राइट। आपको जो गेन्स हुआ है वो प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% देना है, और 1% TDS है, राइट। ये करंट है, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में और कम ज्यादा हो, राइट। तो जब ट्रेड करने वाले हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस टाइम के जो रूल्स, रेगुलेशन और प्रैक्टिकल सिनारियो है, राइट, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जा सकता है वर्कआउट। तो खास करके यहां पर आप देख सकते हैं कि 30% टैक्स और 1% TDS सरकार ने लगाया है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? अभी करंट सिनारियो में प्रॉब्लम क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वर्कआउट करने में, और इसको एक्सपोर्टर किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं प्रैक्टिकली आज की डेट में ऑन ग्राउंड, वो भी मैं बताऊंगा। तो करंट प्रॉब्लम यह है कि जब आप विदेश से आपका एक्सपोर्ट जब करते हो और स्टेबल कॉइन एक्सेप्ट करते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राइट, तो ये जो आपका रिसीव होता है स्टेबल कॉइन, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। क्या माना जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसको एक्सपोर्ट की पेमेंट नहीं मानी जाती। और आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे ही आपका एक्सपोर्ट होता है आपकी शिपिंग बिल फाइल होती है। शिपिंग बिल फाइल होती है तो ऑटोमेटिकली बैंक को पता चल जाता है कि भाई इतना पैसा इसका आना है डॉलर में, राइट, जो आपने बिल बनाया है। और वो जब डॉलर आता नहीं है, राइट, तो बैंक आपको, राइट, आफ्टर 9 months आफ्टर दैट कट ऑफ पीरियड आपको बैंक पेनल्टी, आपको जो है, राइट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आना शुरू हो जाता है RBI का, बैंक का। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन, राइट, दिया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। अगर आपका रिसीवेबल 10 लाख से कम है, समझिएगा दोस्तों, ये नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। अगर आपका EBRC का वैल्यू, यानी कि एक्सपोर्ट रियलाइजेशन बैंक सर्टिफिकेट, यानी कि जो फंड्स आपका रिसीव करना है वो 10 लाख से अगर कम का आपका बिल बाकी है तो कोई पेनल्टी की चिंता नहीं है। और 25,000 से कम का जो ट्रेड है उसमें EBRC का विषय रहा ही नहीं, राइट। सो ये रिलैक्सेशन खास करके RBI ने दिए है एक बूस्टर देने के लिए कि भाई भारत का भी एक्सपोर्ट बढ़े, हम भी पीछे ना रहे, क्योंकि इस टाइम दोस्तों एन तेन प्रकार से एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अमेरिका जो है किसी भी तरीके से स्टेबल कॉइन के माध्यम से अपना वर्चस्व बना रहा है। इंडिया ने भी डिजिटल रुपी को लॉन्च किया है, लेकिन बेसिकली वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड है, पब्लिक ब्लॉकचेन में है नहीं, और इंडिया का स्टेबल कॉइन नहीं है, राइट। इंडिया का स्टेबल कॉइन लाना चाहिए, प्लस जो करंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिस्टम है, राइट, वो पूरी टेक्नोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए जैसे इथेरियम ने बनाई। तो अभी इंडिया को खास करके एक्टिवली डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत स्पीडीली काम करना पड़ेगा। चाइना को भी बहुत स्पीडीली काम करना पड़ेगा, वरना सिनारियो क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया में जाने अनजाने एन तेन प्रकार से डॉलर को घुसाने का कोशिश किया जा रहा है। इवन इंडिया में भी, राइट, बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनके घर पे डॉलर पड़ा होगा, किसके रूप में होगा? स्टेबल कॉइन के रूप में होगा, राइट। तो ये सारा चीजें हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर की देशों में होने लगी, और इसमें भी दोस्तों को पता होगा कि क्रिप्टो की दुनिया में नेटवर्क स्टेट आ चुका है कंसेप्ट,
राइट। यानी कि मुझे जहां जहां पे सेवा खरीदनी है, लेनी, आदान प्रदान करना है, अगर वो बिटकॉइन में काम कर रहे हैं या स्टेबल कॉइन में काम कर रहे हैं, राइट, या हमारी जो अलग सेपरेट करेंसी है जो आईएनआर नहीं है उसमें काम कर रहे हैं, तो आईएनआर का कहीं यूज आया ही नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने इंटरनल सेवा आदान प्रदान में वो कॉइन्स को यूज कर रहे हैं जो आईएनआर नहीं है। अगर आईएनआर का उपयोग ही दुनिया भर में कम होने लगेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो करेंसी है वो वीक हो जाएगा और उससे हमारा देश का कितना बड़ा नुकसान है, राइट। उन्होंने, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो पाकिस्तान में और अफ्रीकन कंट्रीज में डॉलर को ला लिया है। डॉलर में ऑफिशियली लोग वहां पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? क्योंकि वहां पर क्रिप्टो लीगल हो चुका है। क्रिप्टो लीगल तो इंडिया में भी है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, राइट। अब वहां पर तो लीगल टेंडर भी बन चुका है, यानी कि ऑफिशियली पीपल कैन डिनाई देयर ओन कंट्री करेंसी एंड कैन एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी ओनली। ये वीडियो खास करके आप देखें। Could you say USDC and USDT? USDC. Yeah. Alright, USDC. No, I got you. Yeah. I'm gonna send you half of it on USDT and the other on USDT. USDC, right? तो दोस्तों, इस वीडियो से खास करके ये प्रतीत होता है कि अफ्रीका में लोग उनकी करेंसी के ऊपर भरोसा इतना नहीं करते, लेकिन स्टेबल कॉइन के ऊपर, खास करके डॉलर का जो स्टेबल कॉइन का वर्जन है उनके ऊपर भरोसा करते हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरा सिनेरियो समझिए। बाइंग और सेलिंग पूरी की पूरी किस में हो रही है? राइट, क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। लोग स्टेबल कॉइन से चीजें खरीद रहे हैं, राइट। तो लोग उनके देश की करेंसी यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन यूएस डॉलर यूज कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है। इनके कारण क्या है कि जो अमेरिका की जो उधारी है वो छोटे छोटे गरीब देश या छोटे छोटे हमारे जैसे लोग, राइट, वो बाई कर रहे हैं स्टेबल कॉइन्स। उससे अल्टीमेटली अमेरिका की उधारी पे की जा रही है। वो एक तरीके से हम डॉलर बाई कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, और उसके कारण क्या हो रहा है कि उनका डॉलर का रेट स्ट्रांग हो रहा है, राइट। ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी ज्यादा चलेगी नहीं शायद। क्यों? क्योंकि अभी यूरोप देख रहा है कि भाई हमने इतने सालों तक दोस्ती निभाई अमेरिका से और हमने डॉलर एक रिजर्व करेंसी रखा था। उन्होंने तो, वहां के सेंट्रल बैंक ने तो बहुत कम गोल्ड और चांदी और हार्ड एसेट की तरफ गए, वो तो डॉलर ही डॉलर ले रहे थे। लेकिन देखा कि भाई अमेरिका तो अभी बहुत दबदबा अपना बना रहा है, हमको हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली वो सब क्या सोच रहे हैं कि अभी क्यों ना हम डॉलर को बेच के सोना ले, राइट। तो क्योंकि, राइट, डॉलर को बेच के सेंट्रल बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन गोल्ड ले रहे हैं, इसके कारण गोल्ड के रेट अप गए हैं, राइट। इवन भारत देश ने भी अपनी डॉलर की होल्डिंग कम की और सोना लेना शुरू किया। जब ये पूरे दुनिया भर में होगा तब जाके डॉलर क्लैश होगा। लेकिन ये होवे उससे पहले अमेरिका स्टेबल कॉइन के थ्रू दुनिया भर में B2B ट्रेड, राइट, यूएसडीटी से कराना चाह रहा है या यूएस डॉलर के स्टेबल कॉइन से कराना चाह रहा है, राइट। लेकिन अब दुनिया भी पीछे नहीं रहेगी, राइट। इंडिया ने भी अपना डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया है और 2026 के मिड में बताया जा रहा है कि इंडिया का भी स्टेबल कॉइन होगा, जिससे, राइट, पूरा का पूरा अब ट्रेड कर पाएंगे। ARC करके, राइट, कॉइन होगा, राइट। ये जो एक इंडिया के जो डेट है, राइट, उसके बॉन्ड्स है, बेसिकली बॉन्ड्स में कहूंगा, वो बेसिकली बाई करके कंपनियां एक डिजिटल, राइट, एक स्टेबल कॉइन इन INR का यूज कर पाएगी, जो INR पेयरिंग होगा, जिससे दुनिया भर पे आप ट्रेड कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो समझना कितना इंपॉर्टेंट है। आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिना कोई हम मार्केट में जाएंगे, राइट, तो बिल्कुल रिलेवेंट ही नहीं रहेंगे आने वाले कुछ समय में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज भी यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है। लेकिन कमिंग टू द मेन पॉइंट कि इसकी लीगलिटी में इश्यू है। लीगलिटी में क्या इश्यू है कि अगर आप उसको रिसीव करेंगे तो क्या है, राइट, 30% टैक्स लगेगा, 1% TDS कट जाएगा और वो एक्सपोर्ट का इनकम माना ही नहीं जाएगा। तो लोग क्या कर रहा है अभी के टाइम में? प्रैक्टिकल लोग क्या कर रहा है? इंडियन एक्सपोर्टर वर्चुअल कंपनियां ओपन कर रहे हैं। क्या ओपन कर रहे हैं? वर्चुअल कंपनी ओपन कर रहे हैं। कहां ओपन कर रहे हैं? तो कि सिंगापुर में ओपन कर रहे हैं, UAE में ओपन कर रहे हैं, इस्टोनिया ओपन कर रहे हैं, राइट, माल्टा में ओपन कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में कंपनी ओपन कर रहे हैं। इन देशों में क्रिप्टो रेगुलेशंस काफी इजी है, टैक्सेशन ना के बराबर है और वर्चुअल कंपनी बहुत सस्ते में ओपन हो जाती है, बहुत कम कंप्लायंस में ओपन हो जाती है और फटाफट खुल जाती है।
तो लोग जो है 50,000 और 1 लाख के अमाउंट में वर्चुअल कंपनी का वीडियो जस्ट मैंने दोस्तों थोड़े समय पहले अपलोड किया है, राइट। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो वो वीडियो जरूर देखें, राइट। तो सिंगापुर, यूएई, इस्टोनिया जैसे कंट्री में वर्चुअल कंपनी लोग ओपन कर देता है, राइट, इंडियन एक्सपोर्टर। और क्या करता है कि बायर को बताता है कि हमारी एक वर्चुअल ऑफिस है सिंगापुर में, राइट, आप स्टेबल कॉइन के थ्रू काम करो, आसान होगा, सस्ता होगा, इजी होगा, सिक्योर्ड होगा, और जो आपका प्रॉब्लम है, राइट, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंटेशंस आपको वैलिडेशन करना है, जो भी एलसी में पॉइंट्स आते हैं, सारे के सारे आप कवर कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों, राइट। जो आप डीएडीपी में नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे एलसी का जो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, कोडिंग के थ्रू सारा का सारा वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी ओपन सोर्स। तो इसके रिलेटेड दोस्तों मैंने डिटेल से आर्टिकल भी बनाया है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट में है। आप काइंडली यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और कमेंट चेक कर लीजिएगा, वो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, हो सकता है तो प्रिंट करके, राइट, आप पढ़िएगा, आपको उसमें से काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो खास करके जो सिंगापुर यूएई में वर्चुअल कंपनी बनाना है, तो वो लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट इनकम ले सके। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बायर होता है वहां पर इंडियन एक्सपोर्टर बताते हैं कि हमारी एक वर्चुअल कंपनी है सिंगापुर की, अल्टीमेटली वहां से आपकी इनवॉइस जनरेशन होगी और अल्टीमेटली आपका पूरा एग्जीक्यूशन वहां से होगा। तो जो इनवॉइस बनता है उसमें एक्सपोर्टर जो है वो तो इंडियन कंपनी रहती है, कंसाइनी मान के चली कि फ्रांस का बायर है तो फ्रांस का जो बायर है वो कंसाइनी रहेगा, लेकिन बायर जो है, राइट, बायर जो है यानी कि बायर अदर देन कंसाइनी, राइट, वो रहता है सिंगापुर का कंपनी। यानी कि आप समझिए दोस्तों, एक्सपोर्टर इंडियन हो गया, राइट, कंसाइनी मान के चलिए फ्रांस का जो एक्चुअल बायर है वो कंसाइनी रह गया हमारे लिए, और अल्टीमेटली बायर अदर देन कंसाइनी हमारी खुद की जो है सिंगापुर की कंपनी वो रहेगी। अब क्या होगा, सिंगापुर की कंपनी एक इनवॉइस इश्यू करेगी, राइट, डायरेक्टली फ्रांस के बायर को, जहां पर वो एक्सपोर्टर है और बायर फ्रांस का पार्टी है। तो 2 इनवॉइस इश्यू हुए, एक हमारी तरफ से हुआ, एक सिंगापुर की कंपनी से हुआ। अब फर्दर क्या हो रहा है कि जो पेमेंट देना है वो फ्रांस वाली कंपनी देगी सिंगापुर वाली कंपनी को, जो हमारी कंपनी है वो किस में पेमेंट करेगी, स्टेबल कॉइन में पेमेंट करेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से काम करेगी, ठीक है। और हमारा जो पेमेंट है वो कहां से रिसीव होगा, सिंगापुर से रिसीव होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट रियलाइजेशन, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से हमारे बिल पे होगा, हमारी शिपमेंट में होगा, शिपिंग बिल में होगा। इससे क्या है, हमको जो रिसीव अमाउंट होगा वो यूएस डॉलर का जो स्टेबल कॉइन है उससे कन्वर्ट होके डायरेक्टली यूएस डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे हमारी सिंगापुर के फर्म के थ्रू। यानी कि हमको जो पेमेंट रिसीव होगा वो इंडियन गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। और बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर आपको कोई टीडीएस नहीं और कोई एडिशनल टैक्स नहीं, राइट, और सिंगापुर में टीडीएस टैक्स का कोई सवाल ही नहीं आता, ऑफिशियली वहां पर एग्जम्प्टेड है, तो आपको उनका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इस तरीके से लोग काम करता है अपना वर्चुअल कंपनी ओपन करके। और यहां पर क्योंकि एक्सपोर्ट इनकम आ गई, आपका ईबीआरसी बन गया, आपका बन गया तो आपका जीएसटी रिफंड और आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी सारा मिलेगा, राइट। और आपने पूरा ट्रांजेक्शन करके 1 से 2% पैसा बचा लिया और बैंक कहीं आया ही नहीं, राइट। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए बैंकिंग यूज करना पड़ रहा है, उसके लिए बेसिकली आया, लेकिन ट्रांजेक्शन में जो डॉक्यूमेंट बनाना था, देना था, राइट, वर्कआउट करना था, कुछ भी नहीं, राइट, कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा स्मूथ वर्कआउट हो गया, कोई एलसी की झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो अमाउंट बच गया, राइट, वो डायरेक्टली प्रॉफिट में यूज हो सकता है और कस्टमर को और डिस्काउंट देने में यूज हो सकता है। और इसी तरीके से ज्यादा कॉम्पिटिटिव, राइट, एक्सपोर्टर बन रहे हैं इंडिया के, और वो दुनिया भर में अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट इनकम हो जाती है क्योंकि वर्चुअल कंपनी वो उसको यूएसडीटी से एक्चुअल डॉलर में कन्वर्ट करा के, राइट, बैंक से ही पैसा दे देती है डायरेक्ट इधर, ताकि वो पूरा का पूरा वर्कआउट हो जाए। लेकिन सारा काम कैसे हो गया, घर पे बैठे बैठे हो गया, कहीं बैंक में दौड़ा दौड़ी नहीं हुआ। अब समझ रहे, जो एलसी में भागा दौड़ी होता है वो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ये चीज है, इतना आसान और स्मूथ ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है। अब दोस्तों आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ये समझिएगा। तो खास करके दोस्तों, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ाई करें, स्टडी करें, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पढ़ाई करें, क्योंकि आने वाले समय में जो पुराने पेमेंट टर्म्स है वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे, राइट। इनफैक्ट आज की डेट में भी उनकी रिलेवेंसी बहुत कम होती जा रही है,
जी, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पढ़ाई करें तो साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और उसका रियल एग्जीक्यूशन सीखे। देखिए दोस्तों, पुरानी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, राइट। आज मेरा पुराने वीडियोस भी देखेगा तभी जाके आपको ये नए वीडियो समझ में आएंगे। मैं भी जब पॉलिसी स्टडी करता था तो मैं पुरानी पॉलिसी पहले स्टडी करता था, क्योंकि उसमें डिटेलिंग ज्यादा होती है, नई पॉलिसी में केवल हाईलाइट होता है, राइट। तो पुराना स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो खास करके मेरे जो पुराने वीडियोस है वो भी देखिए, क्योंकि वो आज की डेट पे भी रिलेवेंट है, सारी चीजें होती है, लेकिन साथ में नए वीडियोस भी देखें और उसमें प्रैक्टिकल काम करें। तो अभी आपको वर्कआउट ये करना है कि आपको एक बेसिकली वर्कआउट करना है डिजिटल कॉइन्स के थ्रू। भले आप वर्चुअल कॉइन बना सकते हो, उसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है, और आप बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के काम करो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सीखो, राइट। केवल ऐसा ही नहीं कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख लिया, यू ऑल्सो लर्न टू एग्जीक्यूट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और वो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, कोई वीडियो देख के नहीं आएगा आपको, राइट। ऐसा कोई वीडियो देख के नहीं आ जाएगा, राइट। उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन वर्चुअल काम होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि आप सीख के कुछ नहीं कर सकते, आप करके ही सीख सकते हैं। तो आइए, राइट, डेफिनेटली इसके ऊपर वर्कआउट करें, राइट। और बेसिकली एक वर्चुअल पूरा का पूरा ट्रेड प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, राइट। और उसके ऊपर पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन के साथ आप काम करेंगे तो आएगा। और केवल इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एंड द पब्लिक ब्लॉकचेन, लेकिन वर्कआउट शुड बी डन फॉर द डिजिटल रूपी। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं कि भारत देश आगे बढ़े, ठीक है, यही हम सब चाहते हैं। तो हम अल्टीमेटली यही फोकस करना चाहेंगे कि डिजिटल रूपी हमारा स्ट्रांग हो, हमारा खुद का करेंसी का INR का स्टेबल कॉइन आवे। और खास करके हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत देश ने जो UPI में ट्रांजैक्शन की क्रांति लाई है, दुनिया में ऐसा कहीं ट्रांजैक्शन नहीं होता जितना भारत में हो रहा है UPI के थ्रू। तो इसी तरीके से जब हम अब UPI से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि UPI में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैकिंग नहीं है, राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैकिंग, पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट, सेंट्रलाइज्ड करेंसी को और हमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। शायद हम पूरे डिसेंट्रलाइज ना हो पाए, लेकिन फिर भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैरिंग से एग्जीक्यूशन करने लगेंगे, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे डील्स, तो वाकई में हम दुनिया में UPI की तरह ये क्रांति ला सकते हैं कि भारत देश के स्टेबल कॉइन सब लोग यूज करने लगेंगे, भारत देश के सारे प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के यूज करने लगेंगे। दुनिया, ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है, और ऑलरेडी इंडिया ने ये UPI में साबित करके दिखाया है। तो बस दोस्तों, आज की डेट में हम दुनिया भर के कॉइन्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि INR कंपिटिटिव नहीं रह रहा है, राइट, ग्लोबल ट्रांजैक्शन में। इसी कारण हम दूसरे करेंसीज की तरफ स्विच हो रहे हैं। प्लस बायर का भी यही बात होता है कि वो ज़्यादा सस्ता और एफिशिएंट करेंसी चाहता है। तो उसके कारण जो है, वो जो इथेरियम जैसे करेंसी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ज़्यादा फ्रेंडली है, राइट, वो प्रीफर करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के जहाँ पर इजीली ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं और स्टेबल कॉइन आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। ऊपर अगर कंट्री वर्कआउट करेगा तो डेफिनेटली लोगों को टेक्नोलॉजी में स्विच होने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आएगा ये सारा चीजें। करंटली, राइट, ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे इथेरियम है, पॉलीगॉन है, BNB है, पूरा दुनिया पर यूज करने लग रहा है लोग, और उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स उसमें मैक्सिमम है, राइट। तो इन चीजों से आप पीछे मत रहिएगा, इनको जल्द से जल्द सीखने का शुरू कर दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आने वाले भविष्य को आप अच्छी तरीके से सिक्योर कर पाएं। और क्योंकि दोस्तों अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपके कंपटीटर जरूर ये चीज सीखेंगे एक ना एक दिन, और वो ज्यादा कंपटीटिव और सस्ते रहेंगे मार्केट में, राइट। क्योंकि बहुत ही चीपर टेक्नोलॉजी है, दुनिया का सबसे चीपेस्ट पेमेंट ट्रांसफर मैकेनिज्म है, राइट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो ये चीज आप दोस्तों समझने का कोशिश करिएगा कि वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द ब्लॉकचेन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।